म्यूचुअल फंड एक तरह का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। यह काम करता है कई सारे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके। यह पूल्ड कैपिटल एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होता है और अलग अलग सिक्योरिटीज की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है। इन सिक्योरिटीज में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स शामिल हो सकते हैं। इसका मेन मकसद यह है कि छोटे इन्वेस्टर्स यानी जिनके पास कम पैसा है उनको भी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड और डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक्सेस मिल सके, जो कि अकेला करना मुश्किल और महंगा पड़ सकता है। फंड मैनेजर, जो कि एक अनुभवी फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है, इन्वेस्टर्स के ई बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है फंड के ई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। यह स्ट्रक्चर छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी सुविधा है। मतलब आपके पास चाहे कम पैसा हो, आप फिर भी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का फायदा उठा सकते हैं, जो आमतौर पर सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस को मिलता है। फंड मैनेजर रिसर्च करता है, इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करता है और पोर्टफोलियो को मॉनिटर करता है ताकि आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज से बचाया जा सके, जो आम आदमी के लिए समझना या टाइम देना मुश्किल होता है। यह सिस्टम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और एक्सपर्टीज को आम इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल बना देता है। जो भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं, चाहे इनकम हो या कैपिटल गेन्स, वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनके पास जितने यूनिट्स हैं उस प्रोपोर्शन में। लेकिन इससे पहले मैनेजमेंट फीस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स जैसे एक्सपेंसेस फंड की एसेट्स से डिडक्ट हो जाते हैं। इस प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन से हर इन्वेस्टर को, चाहे उसने कितना भी इन्वेस्ट किया हो, फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस का फायदा मिलता है। यह एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो फंड मैनेजर और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को अलाइन करता है। म्यूचुअल फंड का कोर कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेज का पूलिंग। इससे डिवर्सिफिकेशन पॉसिबल होती है, जो साउंड इन्वेस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब आप अपना पैसा अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाते हैं तो किसी एक एसेट के खराब परफॉर्म करने का रिस्क काफी कम हो जाता है। अगर पोर्टफोलियो में कोई एक स्टॉक या बॉन्ड अच्छा नहीं करता तो दूसरे एसेट्स की परफॉर्मेंस उसका नुकसान कवर कर सकती है। छोटे इन्वेस्टर के लिए इतनी डाइवर्सिफिकेशन अकेला अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि काफी पैसा चाहिए होता है। म्यूचुअल फंड्स ये रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी सभी के लिए एक्सेसिबल बना देते हैं, जिसे आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट जर्नी मिलती है। भारत में म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही पॉपुलर और सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन का जरिया बन चुके हैं। खासकर पिछले 20 सालों में इंडस्ट्री ने जबरदस्त ग्रोथ देखी है, जो कि इंडियन लोगों के बीच इसकी बढ़ती स्वीकृति का सबूत है। 2023 तक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 27 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि हमारे फाइनेंशियल लैंडस्केप में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। अब लोग ट्रेडिशनल सेविंग्स जैसे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट से हटकर म्यूचुअल फंड्स जैसे सोफिस्टिकेटेड और मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट टूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ट्रेंड इस बात का संकेत है कि इंडियन सेवर्स अब फाइनेंशियल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ग्रोथ के पीछे कई इंपॉर्टेंट वजह हैं, जैसे कि आसानी से एक्सेस मिलना और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बेनिफिट। पहले स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना सिर्फ अमीर या फाइनेंशियली सैवी लोगों का काम माना जाता था, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने यह बैरियर हटा दिया है। अब आम आदमी भी, चाहे उसके पास कम पैसा हो या ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज ना हो, कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ पोटेंशियल का हिस्सा बन सकता है। पूल्ड मनी का कंसेप्ट डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है, वो भी छोटे और रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स के साथ। इसलिए म्यूचुअल फंड्स ट्रेडिशनल सेविंग्स ऑप्शंस का एक बेहतर अल्टरनेटिव बन गए हैं। आजकल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का क्रेज बढ़ने का एक और रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल बढ़ना और लोगों का कैलकुलेटेड रिस्क लेने की इच्छा। इन्वेस्टर्स समझने लगे हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करने और लंबी अवधि में धन बनाने के लिए ट्रेडिशनल लो यील्ड प्रोडक्ट्स से आगे सोचना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड नेचर से लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, जिसे रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स भी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में कदम रखने लगे हैं। यह शिफ्ट डोमेस्टिक सेविंग्स को प्रोडक्टिव एसेट्स में चैनलाइज करता है, जो देश की इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ने भी इस ट्रेंड को तेज कर दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप सिर्फ कुछ क्लिक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs ने हर किसी को सिर्फ 100 या 500 रुपये महीने से इन्वेस्ट करने का मौका दिया है। यह एक्सेसिबिलिटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के पोटेंशियल के साथ म्यूचुअल फंड्स को पर्सनल फाइनेंस का एक मूल स्तंभ बना चुकी है, जिसने करोड़ों भारतीयों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की सोच को बदल दिया है। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक बहुत ही सख्त और वेल डिफाइंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत चलती है,
जिसका प्रमुख नियंत्रण सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी करता है। सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस 1996 इस रेगुलेशन के कॉर्नरस्टोन है। सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटीज मार्केट का विकास और रेगुलेशन एक हेल्थी और ट्रांसपेरेंट तरीके से करना। सेबी पॉलिसीज बनाता है और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है ताकि इन्वेस्टर्स के पैसे को फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट से बचाया जा सके। यह जरूरी है समझना कि चाहे म्यूचुअल फंड पब्लिक सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशन का, सब पर एक जैसे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं और सेबी की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन होती है। 1996 में सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस का आना एक लैंडमार्क इवेंट था जिसने इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक मजबूत और कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी स्ट्रक्चर दिया। उससे पहले म्यूचुअल फंड्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सेबी के लूज गाइडलाइंस के तहत चलते थे, जो उतनी लीगली बाइंडिंग या कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी। 1996 की रेगुलेशंस ने यह गैप फिल किया, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया और हर एस्पेक्ट को कवर किया, जैसे कि फंड हाउसेस की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, फी स्ट्रक्चर्स पर गाइडलाइंस और इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी के लिए डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। इन रेगुलेशंस के आने के बाद से इनमें कई बार अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं ताकि नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस किया जा सके। यह सेबी के प्रोएक्टिव अप्रोच को दिखाता है, जैसे 2017 में एक बड़ी रिफॉर्म आई जब सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन मैंडेटरी कर दी। अब फंड्स को क्लियरली स्पेसिफिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करना जरूरी हो गया, जैसे लार्ज कैप इक्विटी, स्मॉल कैप इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इस स्टैंडर्डाइजेशन से इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग फंड हाउसेस के सिमिलर स्कीम्स कंपेयर करना आसान हो गया है और प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन की वजह से होने वाली कंफ्यूजन कम हो गई है। यह अडेप्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ साथ बढ़ता रहे। रेगुलेशंस में कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं जो हर म्यूचुअल फंड को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे रेगुलेशन 28 कहता है कि हर नई म्यूचुअल फंड स्कीम को ट्रस्टीज की अप्रूवल लेनी होगी और ऑफर डॉक्यूमेंट का एक कॉपी एससीबी को सबमिट करना होगा स्टीम पब्लिक को लॉन्च करने से पहले। रेगुलेशन 43 में क्लियर लिमिट्स हैं कि म्यूचुअल फंड किन इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा सकता है, जैसे ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स, सिक्योरिटाइज्ड डेट, गोल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट एक्सेट्रा। साथ ही ये कंसंट्रेशन लिमिट्स भी लगाता है ताकि किसी एक कंपनी या सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर ना हो और रिस्क कम हो। सेबी के कंटिन्यूअस अमेंडमेंट सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं है, बल्कि ये एक एगल रेगुलेटरी बॉडी को दिखाता है जो हेल्थी, ग्रोइंग और इन्वेस्टर सेंट्रिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए भारत में म्यूचुअल फंड्स को एक अलग 3 टियर स्ट्रक्चर के तहत एस्टैब्लिश करना जरूरी है। इस स्ट्रक्चर में अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, हर एक की अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम बन जाता है जो यूनिट होल्डर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला टियर है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो एंटिटी या व्यक्ति होता है जो म्यूचुअल फंड को एस्टैब्लिश करता है, बिल्कुल एक कंपनी के प्रमोटर की तरह। स्पॉन्सर को फंड एस्टैब्लिश करने के लिए सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यह है कि स्पॉन्सर को इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत एक पब्लिक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना होता है जो म्यूचुअल फंड की एसेट्स को इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर होल्ड करता है। सेबी स्पॉन्सर की क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को ढंग से चेक करता है, तभी अप्रूवल देता है। दूसरा टियर है ट्रस्टीज। ट्रस्टीज म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी और एसेट्स को ट्रस्ट के रूप में यूनिट होल्डर्स के फायदे के लिए होल्ड करते हैं। उनके पास एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी पर जनरल सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शन का पावर होता है। ट्रस्टीज एएमसी की डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन कोई भी नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से पहले उनकी अप्रूवल जरूरी होती है। सेबी ने स्पॉन्सर और ट्रस्टीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न हो, इसके लिए सख्त रूल्स बनाए हैं ताकि ट्रस्टीज की इंडिपेंडेंस बनी रहे और इन्वेस्टर्स की फंड्स की सिक्योरिटी हो। ये आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप पूर्ण स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि ट्रस्टीज हाई इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट्स के प्राइमरी कस्टोडियन होते हैं। तीसरा टियर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी। एएमसी को सेबी अप्रूव करता है और ये ही एंटिटी होती है जो इन्वेस्टर्स का पैसा अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। एएमसी म्यूचुअल फंड का ऑपरेशनल आर्म है और सारे फंड रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करता है। एएमसी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टर्स की जरूरत के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करना और इन्वेस्टमेंट्स को स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक मैनेज करना। फंड मैनेजर्स जो कि डे टू डे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, एएमसी अपॉइंट करता है और उनको सुपरवाइज भी करता है। इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन एएमसी से ही होता है, लेकिन एएमसी ट्रस्टीज के स्ट्रिक्ट ओवरसाइट में काम करता है।
इस 3 टियर स्ट्रक्चर के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कस्टोडियन जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है, फंड की सिक्योरिटीज को सेफ कस्टडी में रखता है, चाहे फिजिकल हो या डिमेट फॉर्म में। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट यानी आरटीए इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस मेंटेन करता है, जैसे परचेसेस, रिडेम्पशंस और अकाउंट स्टेटमेंट्स। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर अलग अलग ड्यूटीज को क्लियरली सेपरेट करता है और सुपरविजन को मजबूत बनाता है। जब अलग इंडिपेंडेंट एंटिटीज अलग अलग फंक्शंस हैंडल करती हैं, एक फंड सेटअप करता है, दूसरा ओवरसी करता है, तीसरा पैसा मैनेज करता है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो मार्केट की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स का वर्किंग मैकेनिज्म दोस्तों दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। इन्वेस्टर्स से पैसे को पूल करना और उस कलेक्टिव कैपिटल को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना। जब कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो अपना पैसा एक बड़े पूल में डालता है, जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के द्वारा मैनेज होता है। एएमसी के फंड मैनेजर्स ये जो पूरा पैसा कलेक्ट होता है उसको अलग अलग एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गोल्ड और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो फंड मैनेजर लेता है वो स्कीम की स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होता है और यूनिट होल्डर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करना ही उनका मेन गोल रहता है। इस प्रोसेस की वजह से छोटे इन्वेस्टर्स भी एक बड़े और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड की फंक्शनिंग का एक सेंट्रल एस्पेक्ट है उसका नेट एसेट वैल्यू या नेव। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टॉक का प्राइस होता है स्टॉक एक्सचेंज पर, म्यूचुअल फंड यूनिट का भी एक नेव होता है। नेव बेसिकली फंड के पास जितने भी स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे सिक्योरिटीज हैं उनका कंबाइंड मार्केट वैल्यू होता है, जिसमें से फंड के खर्चे और फीस मिनस कर दिए जाते हैं, क्योंकि मार्केट में हर दिन प्राइसेस अपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए स्कीम का नेव भी हर दिन बदलता है। नेव एक ट्रांसपेरेंट मेजर है फंड के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का और ये हर बिजनेस डे की एंड पर अपडेट होता है। एनएवी पर यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको फंड के सारे सिक्योरिटीज का टोटल मार्केट वैल्यू लेना है, उसमें अक्रूड इनकम ऐड करनी है, फिर जितने भी खर्चे और लिएबिलिटीज हैं वो मिनस करने हैं। जो फाइनल नंबर आता है उसको टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। इससे हर दिन का प्राइस पर यूनिट मिलता है। यह डेली नेव का फ्लक्चुएशन समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता और यह मार्केट की रिस्क्स और वॉलेटिलिटी के साथ बदलते हैं, जो कि फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैंक डिपॉजिट से काफी अलग है। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो उसे प्रिवेलिंग नाव के हिसाब से यूनिट्स मिलते हैं। मान लीजिए किसी ने 400 रुपये इन्वेस्ट किए और उस दिन नाव 10 रुपये था, तो उस इन्वेस्टर को 40 यूनिट्स मिलेंगे। बाद में जैसे जैसे फंड की एसेट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, नैव भी बदलेगा। अगर नैव 10 से बड़ा हो गया तो उस इन्वेस्टर की ये 40 यूनिट्स की वैल्यू बढ़कर 480 रुपये हो जाएगी, जो कि एक गेन है उनके इन्वेस्टमेंट पर। म्यूचुअल फंड्स को दो मेन मैनेजमेंट स्टाइल्स में बांटा जा सकता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में फंड मैनेजर मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करता है, रिसर्च करता है और स्टॉक्स या बॉन्ड सिलेक्ट करता है ताकि बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न्स मिल सके। इनका गोल होता है अल्फा जनरेट करना, लेकिन हायर एक्सपेंस रेशियो भी होता है और आउट परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज्ड फंड्स एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स। पोर्टफोलियो इंडेक्स के कंपोजिशन के हिसाब से बनता है और फंड मैनेजर का रोल लिमिटेड होता है। इनका गोल इंडेक्स की रिटर्न्स को मैच करना होता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। पैसिव फंड्स अन इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं, जो ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर चाहते हैं बिना फंड मैनेजर की स्किल पर डिपेंड किए। इंडिया में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन्वेस्टर्स अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को उनके प्राइमरी एसेट क्लास के बेसिस पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क के साथ। लार्ज कैप फंड्स स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप/स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा ग्रोथ और वॉलेटिलिटी ऑफर करते हैं। डेट फंड्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर इनकम और कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए इनमें रिस्क कम होता है, इसलिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है ताकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों माइल। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी ज्यादा होता है, बैलेंस्ड फंड्स में 50-50 रेशियो और कंजर्वेटिव फंड्स में डेट ज्यादा होता है। हर इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इनमें से चूज कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स को उनकी संरचना के आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड और इंटरवल फंड्स।
ओपन एंडेड फंड्स हमेशा खुले रहते हैं, आप किसी भी दिन यूनिट्स खरीद या बेच सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड फंड्स में यूनिट्स सिर्फ एनएफओ के दौरान मिलते हैं, बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है। इंटरवल फंड्स में सिर्फ कुछ समय पर ही ट्रांजैक्शंस अलाउड होते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स स्पेसिफिक गोल्स जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनमें लॉक इन पीरियड होता है जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता है। गोल बेस्ड फंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान बनाते हैं, इन्वेस्टर्स को एक क्लियर पाथ देते हैं। म्यूचुअल फंड्स को रिस्क लेवल के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता है, लो, मीडियम या हाई रिस्क। लो रिस्क फंड्स जैसे लिक्विड फंड्स कैपिटल सेफ्टी और लिक्विडिटी ऑफर करते हैं। डेट फंड्स लो टू मीडियम रिस्क के लिए सूटेबल हैं, स्टेबल इनकम प्रोवाइड करते हैं। मीडियम रिस्क फंड्स जैसे हाइब्रिड या लार्ज कैप इक्विटी फंड्स बैलेंस ऑफ रिस्क और रिटर्न देते हैं। हाई रिस्क फंड्स जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टरल फंड्स हाई रिटर्न्स के लिए हाई वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर बीआई फंड्स डिवाइड होते हैं ग्रोथ फंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, इनकम फंड्स रेगुलर इनकम के लिए, टैक्स सेविंग फंड्स ELSS टैक्स बेनिफिट के साथ इक्विटी एक्सपोजर देते हैं लेकिन लॉक इन पीरियड होता है। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा है डिवर्सिफिकेशन, पैसा कई कंपनीज और एसेट क्लासेस में फैलता है, रिस्क कम होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुद डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल है, म्यूचुअल फंड से ये आसान हो जाता है। छोटे अमाउंट से भी आप डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करते हैं ताकि आपको बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सकें। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिलता है, बिना खुद रिसर्च किए। फंड मैनेजर की डिसिप्लिन्ड अप्रोच इमोशनल बायसेस से बचाती है। म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर्ड वेल्थ क्रिएशन का एक आसान रास्ता प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हैं, जो उन्हें उन लोगों के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट विकल्प बनाता है जो अभी अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में कम पैसे से भी इन्वेस्ट करना पॉसिबल है। कई स्कीम्स, खासकर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP के जरिए आप हर महीने 100 या 500 रुपए जितनी कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यह कम एंट्री बैरियर एक बड़े इनिशियल कैपिटल की जरूरत को खत्म कर देता है, जो आमतौर पर इंडिविजुअल स्टॉक्स या बॉन्ड्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सीधे मार्केट से खरीदने के लिए चाहिए होता है। यह अफोर्डेबिलिटी छोटे इन्वेस्टर्स को एक प्रोफेशनली मैनेजेड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिशियल ओनरशिप लेने में हेल्प करती है, जिससे वे लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के रास्ते पर आ जाते हैं, बिना इस बात का वेट किए कि उनके पास एक बड़ी रकम जमा हो जाए। अफोर्डेबिलिटी के अलावा म्यूचुअल फंड्स अच्छी कॉस्ट एफिशिएंसी भी देते हैं, क्योंकि फंड हाउसेस बहुत बड़े वॉल्यूम में सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते हैं। उन्हें पर यूनिट बेसिस पर बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, कंपेयर टू जितना एक रिटेल इन्वेस्टर छोटी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए पे करेगा। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन्वेस्टर्स को पास ऑन की जाती है। हालांकि फंड हाउसेस इन्वेस्टमेंट मैनेज करून के लिए एक छोटी एनुअल फीस चार्ज करते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। यह फीस आमतौर पर टोटल एसेट्स का एक छोटा परसेंटेज होती है और आईसीयू में फंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग सहित सभी ऑपरेशनल कॉस्ट्स शामिल होती हैं। इसके अलावा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स अच्छी लिक्विडिटी देते हैं। रियल एस्टेट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स जैसे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के उलट, आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को किसी भी बिजनेस डे पर रिडीम कर सकते हैं और कुछ दिनों के अंदर अपने बैंक अकाउंट में पैसे पा सकते हैं, जिससे इमरजेंसी की सिचुएशन में आपके फंड्स तक आसानी से एक्सेस मिल जाती है। म्यूचुअल फंड्स डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की हैबिट भी डेवलप करते हैं, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करून के लिए बहुत जरूरी है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP जैसे फीचर्स इन्वेस्टर्स को रेगुलर इंटरवल्स पर, जैसे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करून के लिए इंकरेज करते हैं। यह ऑटोमेटेड अप्रोच एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाने में हेल्प करता है और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से इमोशनल एलिमेंट को हटा देता है। इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट सेंटिमेंट के शिकार हो जाते हैं। मार्केट पीक्स के दौरान बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होकर हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लालच या पैनिक करके मार्केट डाउनटर्न के दौरान अपनी होल्डिंग्स बेच देते हैं। फियर SIP के जरिए एक फिक्स्ड अमाउंट मैकेनिकली इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स इन बिहेवियरल ट्रैप्स से बच सकते हैं और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच बनाए रख सकते हैं, जिससे अक्सर समय के साथ परचेस कॉस्ट को एवरेज करके बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलते हैं।
फाइनली, यह डिसिप्लिन्ड अप्रोच इन्वेस्टर्स को कंपाउंडिंग की इनक्रेडिबल पावर को पूरी तरह से यूज क्रून की परमिशन देता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं, चाहे कैपिटल एप्रिसिएशन या डिविडेंड्स के जरिए, ग्रोथ ऑप्शंस के मामले में वे ऑटोमेटिकली फंड में रीइन्वेस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगले पीरियड में आपको केवल अपने ओरिजिनल कैपिटल पर ही नहीं बल्कि एक्यूमुलेटेड रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं। एक लॉन्ग पीरियड में रिटर्न्स पर रिटर्न्स लेसाने की यह प्रोसेस आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकती है। कई सालों तक कंसिस्टेंटली किया गया एक छोटा रेगुलर इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के जादू की वजह से एक बड़ी रकम में बदल सकता है। SIPs इस प्रिंसिपल को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि आप इन्वेस्टेड रहें और अपने पैसे को सिग्निफिकेंटली ग्रो करून के लिए जरूरी टाइम दें। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे पॉपुलरली SIP के नाम से जाना जाता है, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स द्वारा ऑफर किया जाने वाला एक बहुत ही इफेक्टिव और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मेथड है। ये इंडिविजुअल्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर, पहले से तय इंटरवल्स पर जैसे वीकली, मंथली या क्वार्टरली एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट क्रून की परमिशन देता है, बजाय इसके कि एक बड़ा लंप सम एक ही बार में इन्वेस्ट किया जाए। यह अप्रोच कॉन्सेप्चुअली रिकरिंग डिपॉजिट या RD जो बैंक्स द्वारा ऑफर किया जाता है उसके जैसा ही है, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अर्न क्रून के बजाय पैसा डायनामिक कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। एक की फीचर जो SIP को अविश्वसनीय रूप से कन्वीनियंट बनाता है वह है इन्वेस्टर के लिए अपने बैंक के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या मैंडेट सेट क्रून की एबिलिटी, जो हर महीने चुनी गई डेट पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऑटोमेटिकली डेबिट कर देता है और इसे सिलेक्टेड फंड में इन्वेस्ट कर देता है। SIP की सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी ने उन्हें इंडिया में रिटेल इन्वेस्टिंग का एक कॉर्नरस्टोन बना दिया है, जिससे लाखों लोगों के वेल्थ क्रिएशन के तरीके में चेंज आया है। वे बहुत पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि वे इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन की एक स्ट्रॉन्ग सेंस पैदा करते हैं, सेविंग को एक ऑटोमेटेड हैबिट में बदल देते हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बैरियर्स में से एक है मार्केट वोलेटिलिटी का डर और मार्केट को टाइम क्रून की चुनौती, यानी खरीदने या बेचने का सबसे अच्छा समय प्रेडिक्ट क्रून की कोशिश क्रूना। SIP इस चिंता को इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सिस्टमैटिक और मैकेनिकल बनाकर इफेक्टिवली एड्रेस करते हैं। यह इन्वेस्टिंग से इमोशनल गेसवर्क और स्ट्रेस को हटा देता है, जिससे इंडिविजुअल्स शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज के बजाय अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कर पाते हैं। एक SIP की फ्लेक्सिबिलिटी इसका एक और मेजर अट्रैक्शन है। इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत कम अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, जिसमें कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स कम से कम 500 रुपए और कुछ तो 100 रुपए प्रति माह तक की मिनिमम SIP कंट्रीब्यूशन की परमिशन देती है। ये लो एंट्री थ्रेशोल्ड किसी के लिए भी उनकी इनकम लेवल की परवाह किए बिना इन्वेस्ट करूना और इकोनॉमी की पोटेंशियल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करूना पॉसिबल बनाता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के पास अपने इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी, वह अमाउंट जो वे इन्वेस्ट करूना चाहते हैं और SIP की ड्यूरेशन चुनने की फ्रीडम होती है। वे अपनी SIP अमाउंट को पीरियोडिकली बढ़ा भी सकते हैं या कुछ महीनों के लिए SIP को पॉज भी कर सकते हैं यदि उन्हें टेम्परेरी फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ता है, जो कंट्रोल का एक लेवल ऑफर करता है जो बहुत बेनिफिशियल है। इन्वेस्ट क्रून का यह मेथोडिकल तरीका ज्यादातर सैलरीड इंडिविजुअल्स की फाइनेंशियल रियलिटी के साथ पूरी तरह से अलाइन होता है, जिन्हें हर महीने रेगुलर इनकम मिलती है। अपनी SIP को अपने मंथली कैश फ्लो से लिंक करके वे इन्वेस्टिंग को एक रेगुलर एक्सपेंस के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूटिलिटी बिल का पेमेंट करूना। यह पे योरसेल्फ फर्स्ट अप्रोच ये इंश्योर करता है कि उनकी इनकम का एक पोर्शन लगातार उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए एलोकेट किया जाता है, इससे पहले कि इसे दूसरे डिस्क्रिशनरी आइटम्स पर खर्च किया जा सके। वेल्थ एक्यूमुलेशन की यह डिसिप्लिन्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस शायद एक SIP का सबसे पावरफुल फीचर है, जो इसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या लॉन्ग रन में घर खरीदने जैसे गोल्स के लिए एक सब्सटैंशियल कॉर्पस बनाने के लिए एक आइडियल टूल बनाती है। The core mechanism that makes a systematic investment plan so effective, especially in volatile markets, is a principle known as rupee cost averaging. This concept is simple yet powerful. When you invest a fixed amount of money at regular intervals, your fixed investment amount automatically buys more units of the mutual fund when the market price, or NAV, is low, and fewer units when the market price is high. Over a long period, this strategy helps to average out the purchase cost per unit.
This means you avoid the risk of investing all your money at a market peak and can instead benefit from the natural ups and downs of the market cycle without needing to be an expert market timer. To illustrate this with a simple example, let us assume an investor commits to a monthly SIP of 1,000 rupees for 5 months. In the first month, if the fund's NAV is 50 rupees, the investment buys 20 units. If the market falls in the second month and the NAV drops to 40 rupees, the same 1,000 rupees now buys 25 units. If it falls further to 20 rupees in the third month, the investment nets 50 units. If the market then recovers and the NAV rises to 25 rupees in the fourth month, the investment buys 40 units. In the fifth month, at 50 rupees NAV, it buys 20 units. At the end of 5 months, the investor has invested a total of 5,000 rupees and acquired 155 units, making the average purchase cost per unit approximately 32 rupees and 26 paise, which is lower than the average NAV during the period. This mechanism of rupee cost averaging effectively removes the need for market timing, which is an incredibly difficult, if not impossible, task even for seasoned financial professionals. For retail investors, trying to predict market movements often leads to poor decisions driven by greed and fear. The systematic nature of SIPs provides a practical and stress-free solution to this significant challenge. By committing to a regular investment plan, an investor can participate in the market consistently, turning volatility from a source of anxiety into an opportunity. This disciplined approach fosters long-term participation, which is crucial for harnessing the full potential of equity investments and achieving substantial wealth creation over time. Ultimately, the combination of disciplined investing and rupee cost averaging allows investors to benefit from the power of compounding over the long term. By staying invested through different market cycles, the returns earned on the investment get reinvested, generating further returns. The longer the investment horizon, the more significant the impact of compounding becomes. A SIP is not a magic formula for guaranteed high returns, but it is a powerful, time-tested strategy for building wealth in a disciplined and systematic manner. It is a behavioral tool as much as a financial one, helping investors navigate market volatility with confidence and stay on course to meet their most important financial aspirations. Mutual funds, आपको पता है, कई फायदे देते हैं, लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इन इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड्स से जुड़ा सबसे जरूरी रिस्क मार्केट रिस्क है। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सीधे फाइनेंशियल मार्केट्स में एनफियरलिंग सिक्योरिटीज के परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है। म्यूचुअल फंड स्कीम की नेट एसेट वैल्यू या NAV सिक्योरिटीज मार्केट को असर करून वाले कई फैक्टर्स के बेसिस पर ऊपर या नीचे जा सकती है। इन फैक्टर्स में इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज, इंटरेस्ट रेट्स में उतार चढ़ाव, इन्वेस्टर सेंटिमेंट में चेंज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और कंपनी स्पेसिफिक न्यूज शामिल हो सकते हैं। यह इनहेरेंट वोलेटिलिटी सभी मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स की एक जरूरी स्पेशलियत है। मार्केट रिस्क के डायरेक्ट एक्सपोजर का मतलब है कि आपके कैपिटल की प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है और प्रिंसिपल अमाउंट का एक हिस्सा या पूरा अमाउंट खोना पॉसिबल है। ये म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बीच एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है, जो गारंटीड रिटर्न और कैपिटल प्रोटेक्शन देते हैं। इन्वेस्टर्स को इन उतार चढ़ावों के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए और समझना चाहिए कि ज्यादा रिटर्न्स में इनहेरेंटली रिस्क लेना पड़ता है। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की जर्नी में गेन्स और लॉस दोनों के पीरियड्स शामिल होंगे। एक फंड की नेट एसेट वैल्यू या NAV इस मार्केट रिस्क का सीधा माप है। जैसे जैसे फंड के पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स और बॉन्ड्स की कीमतें बदलती हैं, वैसे वैसे NAV भी बदलती है। उदाहरण के लिए, एक इक्विटी फंड में अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, तो फंड के स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाएगी, जिससे NAV में लेसी आएगी। इसी तरह एक डेट फंड के लिए इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि से बॉन्ड्स की कीमत गिर सकती है, जिससे फंड की NAV पर नेगेटिव असर पड़ेगा। यह समझना कि NAV कोई स्टैटिक नंबर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक वैल्यू है जो रियल टाइम मार्केट कंडीशंस को दर्शाती है। इसलिए इन्वेस्ट करून से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत जरूरी है। आपको पूछना होगा कि आप कितनी वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी एक जरूरी रोल निभाता है। एक लंबा टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म गिरावटों से उबरून में मदद करता है। एक म्यूचुअल फंड चुनना जो आपकी रिस्क प्रोफाइल से मेल खाता हो, आपके सबसे जरूरी डिसीजंस में से एक है। मार्केट रिस्क को मानना और एक्सेप्ट करूना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का पहला स्टेप है।
जब आप म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स देखते हैं तो आपको लगातार कुछ जरूरी डिस्क्लेमर मिलेंगे जो रेगुलेटर सेबी ने अनिवार्य किए हैं। सबसे जरूरी और बार बार दोहराई जाने वाली चेतावनियों में से एक ये है कि किसी स्कीम का पिछला परफॉर्मेंस जरूरी नहीं कि उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस का इंडिकेटर हो। ये डिस्क्लेमर इन्वेस्टर की उम्मीदों पर एक जरूरी चेक के तौर पर काम करता है। ऑनेस्टली, हाल के दिनों में बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हालांकि मार्केट कंडीशंस लगातार बदलती रहती है और जो स्ट्रेटेजी कल अच्छी थी वह कल काम नहीं कर सकती। सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा पर डिपेंड होकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक आम और अक्सर महंगा मिस्टेक होता है। ये डिस्क्लेमर इन्वेस्टर के बिहेवियर को मैनेज क्रून और हिस्टोरिकल डेटा की गलत इंटरप्रिटेशन को रोकने के लिए जरूरी है। शानदार रिटर्न देने वाला फंड मैनेजर जा सकता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट शिफ्ट हो सकता है, या जो सेक्टर फेवर में थे वे आउट ऑन फैशन हो सकते हैं। इसीलिए जबकि पिछला परफॉर्मेंस किसी फंड की कंसिस्टेंसी और मैनेजमेंट स्टाइल को इवैल्यूएट क्रून के लिए एक यूजफुल डेटा पॉइंट हो सकता है, यह आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कभी भी अकेला फैक्टर नहीं होना चाहिए। एक ज्यादा समझदारी वाला अप्रोच फंड का एक होलिस्टिक इवैल्यूएशन है, जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उसका रिस्क प्रोफाइल, उसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो की क्वालिटी और यह आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान और करंट मार्केट आउटलुक में कैसे फिट बैठता है शामिल है। एक और जरूरी डिस्क्लेमर जिससे आपको अवेयर होना चाहिए वह यह है कि म्यूचुअल फंड किसी भी डिविडेंड की कोई गारंटी या एश्योरेंस नहीं देते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम से डिविडेंड का पेमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस की अवेलेबिलिटी और एडिक्वेसी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि एक फंड तभी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा जब उसने डिस्ट्रीब्यूट क्रून के लिए एक्चुअल में इनफ प्रॉफिट जनरेट किया हो। ये रिटर्न के नेचर को क्लेरिफाई करता है, इस बात पर जोर देता है कि फंड से कोई भी इनकम स्ट्रीम सीधे उसके परफॉर्मेंस से जुड़ा है और यह कोई फिक्स्ड या गारंटीड पेमेंट नहीं है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है जो रेगुलर इनकम के लिए म्यूचुअल फंड पर डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे पे आउट की अमाउंट और फ्रीक्वेंसी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। इन इनहेरेंट रिस्क और रिटर्न के नॉन गारंटीड नेचर को देखते हुए इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस क्रून की सलाह दी जाती है। इसका मतलब है सभी स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना, स्पेशली कर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या SID और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या KIM। इन डॉक्यूमेंट्स में फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क फैक्टर्स, कॉस्ट और दूसरे लीगल और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के टाइमे में जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस लेना अक्सर समझदारी भरा होता है। एक प्रोफेशनल आपको कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने, आपकी स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी को एसेस क्रून और आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन होने वाला एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। उनकी सूटेबिलिटी पूरी तरह से एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करती है। वे कुछ खास तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। फॉर इंस्टेंस, म्यूचुअल फंड्स ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए एक आइडियल चॉइस हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट्स में सीधे इन्वेस्ट क्रून के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स या एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस की लेसी है। मार्केट एनालिसिस, कंपनी वैल्यूएशन और इकोनॉमिक ट्रेंड्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना एक फुल टाइम जॉब हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स ऐसे इंडिविजुअल्स को मार्केट की ग्रोथ पोटेंशियल में पार्टिसिपेट क्रून का एक गेटवे प्रोवाइड करते हैं, बिना खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बने, क्योंकि वे इन इंट्रिकेट टास्क को हैंडल क्रून के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पर रिलाई कर सकते हैं। सिमिलरली, वे उन लोगों के लिए एक एक्सीलेंट ओन ऑप्शन हैं जो अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्टॉक मार्केट पर नेसेसरी रिसर्च क्रून के लिए टाइम या इंक्लिनेशन नहीं है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में कई इंडिविजुअल्स अपने करियर और पर्सनल एसेटमेंट्स में बिजी रहते हैं, जिससे उनके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज क्रून के लिए बहुत कम टाइम बचता है। इन इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स अपने पैसे को काम पर लगाने का एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट तरीका ऑफर करते हैं। वे अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल को यह डेली डिसीजन हैंडल क्रून दे सकते हैं कि क्या खरीदना है, होल्ड क्रूना है या बेचना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का यह डेलीगेशन उन्हें अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर फोकस क्रून की परमिशन देता है, जबकि उनके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोफेशनल डिलिजेंस और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ मैनेज किया जाता है, जिसका एम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है। फर्दरमोर, म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं
जो केवल थोड़ी सी कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए एंट्री का बैरियर हाई हो सकता है, क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है। म्यूचुअल फंड्स इस बैरियर को तोड़ते हैं, जिससे इंडिविजुअल्स अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी केवल कुछ ₹100 से एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP के थ्रू शुरू कर सकते हैं। यह एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करती है, जिससे किसी के लिए भी उनकी इनकम लेवल की परवाह किए बिना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना और कैपिटल मार्केट्स की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल से बेनिफिट पाना पॉसिबल हो जाता है। ये फीचर यंग इन्वेस्टर्स और उन लोगों के लिए खास तौर पर बेनिफिशियल है जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। हालांकि केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करून का डिसीजन लेना केवल पहला स्टेप है। क्रूशियल पार्ट एक ऐसी स्कीम सेलेक्ट करना है जो आपकी स्पेसिफिक इन्वेस्टर प्रोफाइल के साथ परफेक्टली अलाइन हो। इसके लिए आपकी पर्सनल रिस्क एपेटाइट, आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन, जितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहने का प्लान करते हैं और आपके स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स का केयरफुल असेसमेंट चाहिए होता है। रिटायरमेंट के लॉन्ग टर्म गोल वाले हाई रिस्क टॉलरेंस वाले एक यंग इन्वेस्टर एक एग्रेसिव स्मॉल कैप इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं। इसके उलट रिटायरमेंट के करीब एक रिस्क एवर्स इंडिविजुअल जिसे रेगुलर इनकम की नीड है, वह एक कंजर्वेटिव डेट फंड के साथ बेहतर रहेगा। रिस्क, गोल्स और नॉलेज के आधार पर एक जेनेरिक रिलेशनशिप से एक न्यूएंस्ड पर्सनलाइज्ड अप्रोच की यह शिफ्ट अधिक मैच्योर और इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर एक मूव का सिग्नल देती है। तो आखिर में म्यूचुअल फंड्स ने खुद को आज के इंडियन इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही पावरफुल और आसानी से मिलने वाला इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट साबित किया है। ये मार्केट में इन्वेस्ट करून की पुरानी रुकावटों को हटाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत, गहरी फाइनेंशियल नॉलेज और रिसर्च के लिए बहुत सारा टाइम। ये सब हटाकर ये रिसोर्स को एक साथ लाने, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और सिस्टमैटिक डाइवर्सिफिकेशन के मेन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर वेल्थ क्रिएशन को सभी लोगों के लिए आसान बनाता है, जिससे हर तरह के लोग ऐसी एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर पाते हैं जो पहले सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए थी। सेबी, SCBI ने जो मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, स्पेशली कर 1996 के रूल्स और उनके बाद के चेंज, वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की एक जरूरी लेयर देते हैं, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता है और इंडस्ट्री की ग्रोथ सही तरीके से होती है। आज म्यूचुअल फंड स्कीम्स की इतनी ज्यादा वैरायटी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की मैच्योरिटी को दिखाती है। इक्विटी और डेट जैसी अलग अलग एसेट क्लास में ऑप्शंस के साथ ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड फंड्स जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स और अलग अलग रिस्क लेवल्स और इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए लगभग हर इन्वेस्टर की जरूरतों के लिए एक सॉल्यूशन है। ये ढेर सारे ऑप्शंस लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स चुनने की पावर देते हैं जो उनकी पर्सनल रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बने हैं। इसके अलावा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP जैसे इनोवेटिव तरीकों ने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बदल दिया है, जिससे रेगुलर सेविंग की एक अच्छी आदत बनती है और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के पावरफुल मैकेनिज्म से मार्केट वोलेटिलिटी के रिस्क कम होते हैं। हालांकि हर इन्वेस्टर के लिए यह जरूरी है कि वह इन प्रोडक्ट्स के साथ आने वाले बेसिक डिस्क्लेमर को याद रखे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क होता है, वेल्थ बनाने का रास्ता सीधा नहीं होता और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेगी। ये बात अक्सर कही जाती है कि पिछला परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिजल्ट्स का इंडिकेटर नहीं होता। यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिकल उम्मीदों और लॉन्ग टर्म सोच के साथ करना चाहिए। इसलिए पूरी ड्यू डिलिजेंस, जिसमें स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना शामिल है ताकि रिस्क और कॉस्ट को समझा जा सके, बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस लेना भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया की मुश्किलों को समझने में बहुत मदद कर सकता है। आखिर में म्यूचुअल फंड्स इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करून और अच्छी वेल्थ बनाने का एक सही और इफेक्टिव तरीका देते हैं। वे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी टूल्स और स्ट्रक्चर देते हैं। सक्सेस की कुंजी पिछले रिटर्न्स के पीछे भागने या मार्केट को टाइम करून में नहीं है, बल्कि एक अच्छी जानकारी वाली, समझदारी भरी और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाने में है। इन्वेस्टमेंट के चुनाव को अपनी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन और गोल्स के साथ ध्यान से जोड़कर और लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन्ड तरीके से काम करके इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सेव कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को सच कर सकते हैं।